बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लड क्या है, व्हाट इज़ ब्लड और इसके साख्त क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके लिक्विड और सॉलिड पार्ट के अंदर क्या कुछ मौजूद होता है, सेल्स कौन कौन से हैं, उनका फंक्शन क्या है, ब्लड का फंक्शन क्या है और ये किस तरह से कहाँ बनते हैं और इनका साइज़ क्या है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये स्लाइड के अंदर कैसे नज़र आते हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। और आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि ये जिस्म के अंदर कितनी तादाद में मौजूद होते हैं, इनके नॉर्मल रेंजेस क्या हैं और जिस्म के अंदर कितना ब्लड होना चाहिए नॉर्मली। और आपकी बॉडी के अंदर आप वीडियो पूरी देखने पे इस काबिल होंगे। आखिर में आपको बताएंगे कि आप कैसे अपनी बॉडी के अंदर कितना ब्लड है इसको माप सकते हैं। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ ब्लड। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें। तो ब्लड इज़ द फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज इन द बॉडी, यानी जिस्म में मौजूद खून की बंद नालियों के अंदर ऐसा माया है जो कि गर्दिश कर रहा है, ब्लड कहलाता है। अब इसका जो फंक्शन है, ये ज़िम्मेदार है खून में जिस्म में तमाम तर ग़िज़ा जो हज़म शुदा है उसको तमाम हिस्सों तक जिस्म के पहुंचाना और वहाँ से फासिल मादों को वापस ख़ारिज करता है। उसके बाद सेकेंडली इसका जो फंक्शन है, दूसरे नंबर पे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका फंक्शन है कि जिस्म के तमाम हिस्सों तक ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऑब्जर्व करके पहुंचाना और वहाँ से मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाना, जिसको हम फेफड़ों में से खारिज कर देते हैं। उसके बाद जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये जिस्म इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम का काम करते हैं और इसकी 5 अक़साम हैं। उनका साइज़ क्या है इस पर भी बात करेंगे। प्लेटलेट्स हैं, सेल्स का काम जो यहीं कहीं पे भी जिस्म के अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेज हो रही है तो उसको रोकना है, उसको रोकते हैं। उसके बाद प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो प्रोटीन्स हैं वो नए खलियात और टिश्यूज़ बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। कौन कौन सी आगे बात करते हैं। इसके अलावा जो डैमेज टिश्यूज़ हैं उनकी मरम्मत के लिए भी ये प्रोटीन्स अपना फ़ेल सर अंजाम देती हैं। गैसों के तबादले के लिए जो खून है इस बड़ा अहम किरदार अदा करता है, जिसकी वजह से एसिड बेस बैलेंस भी वहाँ पे मौजूद रहता है। ब्लड बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, यानी जैसा भी बाहर एनवायरनमेंट में मौसम होगा आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37-36 डिग्री जो नॉर्मल है वो ही रहेगा। एंटीबॉडीज़ के ज़रिए जो जिस्म में हार्मोन्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको एक अज़ा से दूसरे अज़ा तक पहुंचते हैं। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं इसके पार्ट्स की। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को अगर हम यहाँ साइंटिफिक करके देखें तो यहाँ एक पार्ट जो है वो आप देख रहे हैं नीचे सेलुलर पार्ट है जिसमें तमाम तर सेल्स हैं, जबकि जो स्पर्नट है ऊपर उसका लिक्विड पार्ट है। लिक्विड पार्ट 55% होता है और जो सेलुलर पार्ट है वो 45% होता है। जबकि इसमें अगर हम देखें तो प्लाज्मा, यानी अगर इसमें हमने इस सैंपल में हमने EDTA डाला है, EDTA वायल के अंदर है, तो यहाँ पे इसको हम प्लाज्मा कहेंगे जो लिक्विड पार्ट है। जबकि अगर ये क्लॉट होगा तो उसको सीरम कहेंगे। आगे उस पर बात करते हैं। अभी प्लाज्मा की तरफ देखते हैं तो प्लाज्मा के अंदर 91% इसमें वाटर होता है, जबकि 8% प्रोटीन्स होती हैं जो इसका लिक्विड पार्ट है। मिनरल्स 0.9% और इसमें मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ये 0.9% इसमें मिनरल्स, साल्ट, सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फेट, लिथियम वगैरह यानी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। जबकि प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं इसमें जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं वो 0.1% है। ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, अमीनो एसिड, हार्मोन्स और एंजाइम वगैरह इसमें पाए जाते हैं।
जी, प्लाज़्मा प्रोटीन की बात करें तो प्लाज़्मा प्रोटीन ज़्यादातर मिकदार में पाए जाने वाली जो प्रोटीन्स हैं उसमें एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फिब्रिनोजन है और प्रोथ्रम्बिन है। ये प्रोटीन लिवर में पैदा होती हैं और एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन्स ही होती हैं जिन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है जी, जैसे IgA, IgD, IgM, IgG, IgE ये एंटीबॉडीज़ खून में पाए जाने वाले खलियात जो हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें जो लिम्फोसाइट एक उसकी किस्म है उसमें ये पाई जाती हैं। प्लाज्मा में 0.9% मिनरल साल्ट पहले आपको बता चुका हूँ कि उसमें प्रोटीन तमाम तर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी पाए जाते हैं। सेलुलर पार्ट की बात करें तो सेलुलर पार्ट जो है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। जैसे ब्लड के अंदर 3 किस्म के सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स। ये 3 किस्म के सेल्स जो हैं ये ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। ये आपको बता दें कि यहाँ जो ब्लड है उसकी pH स्लाइटली अल्कलाइन होती है, यानी 7.2 से 7.4 इसकी pH है, अल्कलाइन होती है। जबकि इसकी अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 1.055 से 1.066 तक होती है। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं जो इसका सीरम और प्लाज्मा के अंदर डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। एक्चुअली ये होता है कि जब हम एंटीकोगुलेंट को ब्लड के अंदर डालते हैं तो एंटीकोगुलेंट जो है वो वहाँ पे मौजूद जो फिब्रिनोजन नामी एक प्रोटीन है जो कि क्लॉटिंग मैकेनिज़्म की ज़िम्मेदार होती है। ये फ़ौरन जैसे ही ये बॉडी से बाहर ब्लड को एग्जिट होता है तो वहाँ पे ये प्रोटीन्स एक्टिव हो जाती हैं और ये कैल्शियम आयंस के साथ और प्लेटलेट्स के साथ मिलके वहाँ पे एक जाला सा एक बना लेती हैं, हाला सा बना लेती हैं और वहाँ पे जिस्म को ब्लड को वहाँ पे क्लॉट कर देती हैं। ठीक है जी, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो वहाँ पे लोथड़े की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जी, वहाँ अगर तो ये एक्टिव हो जाएगी तो ये वहाँ आपको अलग से बफ़ी कोट की सूरत में आप इसको वहाँ पे क्लॉट ब्लड के अंदर आप देख सकते हैं। इसको देखने के लिए अगर हम ब्लड को क्लॉट होने ना दें और इसको पहले से सेंट्रीफ्यूज कर दें तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जब ब्लड वहाँ पे क्लॉट हो जाएगा तो जो उसको सेलुलर पार्ट है वहाँ पे आप उसको देखेंगे तो वहाँ पे ये आपको नज़र आएगी। तो सीरम जो है बेसिकली इसके इस ग़िलाफ़ के अंदर बफ़ी कोट के अंदर मौजूद होता है और इसको बफ़ी कोट को वहाँ से तोड़ के हम उसमें से सीरम को निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो बफ़ी कोट जो है ये भी आप यहाँ पे आपको दिखाते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर किस तरह से ये मैंने एक सैंपल रखा हुआ है। तो इसमें ये देख रहे हैं आप कि सीरम यहाँ से निकल आया, तो ये बफ़ी कोट है। तो ये बेसिकली क्लॉटेड सैंपल के अंदर आप इसको देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूज करने के बाद। तो यहाँ से अब इसको हम सीरम निकाल लेंगे। सीरम के अंदर ये फिब्रिनोजन जो नामी प्रोटीन जो है ये वहाँ पे सीरम के अंदर मौजूद बिल्कुल नहीं होती। जबकि एंटीकोगुलेंट ब्लड जो है, चूँकि हम जब इसमें एंटीकोगुलेंट शामिल कर देते हैं तो ये वहाँ पे मौजूद फिब्रिनोजन को डीएक्टिवेट कर देता है और उसमें उसके साथ देने वाले कैल्शियम आयंस की भी तोड़ फोड़ कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ ये खून जो है वो लोथड़े की शक्ल इख्तियार नहीं करता, वहाँ पे मुंजमद नहीं होता, जिसकी वजह से ये प्रोटीन उसके लिक्विड पार्ट के अंदर यानी मौजूद होती है, इसलिए हम उसको प्लाज्मा कहेंगे। जबकि जिसके अंदर फिब्रिनोजन मौजूद नहीं है उसको हम सीरम कहेंगे। तो ये सीरम और प्लाज्मा के अंदर मेन डिफरेंस मौजूद है। ठीक है जी, तो बफ़ी कोट का ये जो पार्ट है ये तकरीबन 1% ब्लड का हो सकता है, होता है। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स की, तो ये बग़ैर न्यूक्लियस के होता है। इसकी जो शक्ल है वो गोल बेस भी होती है, यानी एक तरफ से गोल दूसरी तरफ से थोड़ा सा बेस भी होता है। साइज़ इसका आपको यहाँ स्लाइड पे भी दिखा देंगे। जबकि 7.2 माइक्रोमीटर होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से साइटोप्लाज्म का रंग जो है वो
रेड कलर आपको नज़र आता है। हीम और ग्लोबुलिन ये प्रोटीन और आयरन है। हीम जो है, इस आयरन की वजह से बेसिकली जो ब्लड का रेड कलर है हमें जो नज़र आ रहा होता है वो इस हीम, इस आयरन की वजह से होता है। यानी जितनी ज़्यादा आयरन वहाँ पे मौजूद होगी उतना ज़्यादा कलर इसका ब्लड का वहाँ पे डार्क होगा। ठीक है जी। बालक जो रेड सेल है इसमें ना तो न्यूक्लियस होता है, ना ही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और ना ही किसी किस्म के राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की। तो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर सबसे पहले न्यूट्रोफिल की बात करते हैं। इसका साइज़ 12 से 14 माइक्रोमीटर होता है। इसका न्यूक्लियस जो लोब है, इसकी शक्ल जो है वो उसमें आप देखेंगे कि 2 से ज़्यादा यानी 3 से 5 तक इसकी लोब्स, इसके न्यूक्लियस हो सकते हैं। स्लाइड के अंदर भी यहाँ आपको दिखाते हैं, डायग्राम में भी आप इसकी देख सकते हैं कि 3 से 5 तक इसकी लोब्स हो सकती हैं। साइटोप्लाज्म में पर्पल रंग के ग्रैन्यूल्स की कसीर तादाद पाई जाती है। ये ग्रैन्यूल्स बारीक होते हैं। ब्लड में 70% यानी 40% से 70% तक ये पाए जा सकते हैं। जबकि उसके बाद सेकेंडली जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो है इयोसिनोफिल। बालक इयोसिनोफिल का साइज़ तकरीबन 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। न्यूक्लियस की 2 लोब्स होती हैं। इयोसिनोफिल यहाँ डायग्राम में भी देख लेंगे, न्यूक्लियस की 2 लोब्स होती हैं। साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स की तादाद निस्बत कम होती है, लेकिन ये ग्रैन्यूल न्यूक्लियस के ऊपर नहीं पाए जाते। स्टेन करने के बाद ग्रैन्यूल्स का जो कलर है वो रेडिश ऑरेंज हो जाता है। खून में इनकी तादाद 2 से 6% पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं बेजोफिल की। तो बेजोफिल का न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल की निस्बत हल्के रंग का होता है। इसमें 2 बड़े लोब्स होते हैं। साइटोप्लाज्म में बड़े गोल या बेजी शक्ल के पिंक रंग के ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। ये ग्रैन्यूल्स साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियस में भी पाए जाते हैं। इनमें इनकी तादाद 0 से 1% होती है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ लिम्फोसाइट की। तो लिम्फोसाइट 2 कंडीशन में होते हैं, लार्ज लिम्फोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट। तो पहले लार्ज लिम्फोसाइट की बात करते हैं। तो इसका साइज़ 12 से 16 माइक्रोमीटर होता है। साइटोप्लाज्म में भी चंद ग्रैन्यूल सुर्ख जामुनी रंग के पाए जाते हैं। सेल के अंदर गोल शक्ल का न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लाई नहीं होते। जबकि स्मॉल लिम्फोसाइट जो है ये मैच्योर जब हो जाता है, लिम्फोसाइट लार्ज लिम्फोसाइट मैच्योर होने की सूरत में स्मॉल लिम्फोसाइट में तब्दील हो जाता है। इसके न्यूक्लियस, इसका साइज़ जो है तकरीबन 12 माइक्रोमीटर हो जाता है। और साइटोप्लाज्म जो है ये नीला रंग होता है इसका। जबकि साइटोप्लाज्म में सुर्ख जामुनी रंग के जो ग्रैन्यूल्स लार्ज लिम्फोसाइट में पाए जाते हैं, मैच्योर होने की सूरत में स्मॉल लिम्फोसाइट के अंदर ये नहीं पाए जाते हैं। जी, मोनोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट साइज़ में कदरे थोड़ा सा बड़ा होता है और इसका जो न्यूक्लियस है वो तो ऐसे ही होगा जैसे जूते का तलवा होता है। जबकि दोनों तरफ में थोड़ा सा साइटोप्लाज्म मौजूद होगा। इसका न्यूक्लियस कदरे बड़ा होता है। यहाँ प्लेटलेट्स की बात करें तो इनका साइज़ 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। ये सेल्स मेगा कैरियोसाइट के साइटोप्लाज्म की पार्टीशन के नतीजे में पैदा होते हैं। ये आपको बता दें जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये बोन मैरो में बनते हैं। जो रेड बोन मैरो बॉडी के अंदर पाया जाता है वहाँ से, जबकि वाइट बोन मैरो से WBCs प्रोड्यूस होते हैं। थोड़ी सी फॉर्मेशन के हवाले से बता दें तो जो आबाई सेल है ब्लड का उसको स्टेम सेल कहते हैं। इसकी एक स्लाइड मैंने यहाँ रखी है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो मज़ीद इस पे तफसीलन बात करेंगे कि इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। तो जी आपको ये बता दें इसका ब्लड का जायका जो है ये कदर नमकीन होता है। यानी अगर इसको हम देखें तो ये आइसोटॉनिक होता है। जिस तरह से हम नॉर्मल सलाइन यहाँ पे लैब में इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, वो बेसिकली आइसोटॉनिक होता है। यानी वो सेल्स को आपस में जुड़ने नहीं देता है और सेल की जो हैयत है उसको बरकरार रखता है। यानी ना तो उसमें पिचकता है और ना ही उसमें वो डायलेट होता है। ठीक है, तो उसको उसकी हैयत में बरकरार रखता है, सेल्स को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देता है। इसलिए हम इसको आइसोटॉनिक सोल्यूशन कहते हैं।
उसके अलावा मैंने आपसे कहा वीडियो के शुरू में कि आखिर में आपको बताएंगे कि आप अपनी बॉडी का ब्लड किस तरह से मेजर कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ये आपको बता दें, जो आपका बॉडी का वेट है उसका 13वां हिस्सा में ब्लड मौजूद है। तो अभी आप अपना वेट करेंगे तो उसमें जो उसका 13वां हिस्सा है वो आपका उसमें ब्लड मौजूद है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि ये जो आरबीसीज हैं इनकी सतह के ऊपर कुछ सब्सटेंस ऐसे मौजूद होते हैं जिनकी वजह से हम इसको जो मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ पाए जाते हैं, जिसकी बिना पे हम इसको ब्लड ग्रुप की शक्ल में डिवाइड करते हैं। इंशाल्लाह अनकरीब उस पर भी बात करेंगे तफसीलन। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी सेल की प्रोडक्शन और उसके ग्रुप्स के बारे में। तो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आप तक ये वीडियोस ज़रूर पहुंच जाएंगी। ब्लड के अंदर मौजूद तमाम सेल्स को काउंट करने का जो अमल जो है उसको हेमोसाइटोमेट्री कहते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी की डिफरेंशियल का अमल डीएलसी टेस्ट से किया जाता है। डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग टीएलसी वो ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, आप चैनल पे देख सकते हैं वीडियो मुकम्मल। जबकि होल ब्लड से ऑटोमेशन के ज़रिए हेमाटोलॉजी एनालाइज़र के अंदर भी ये तमाम सेल्स की काउंटिंग की जाती है। एसिड हेमाटीन के ज़रिए से जो HP सालिसिस मेथड से जो HP का तरीका है वो चैनल पर वीडियोस की मौजूद है, आप वहां से तफसीलन उसको देख सकते हैं। ये बता दूं कि कम से कम आपका ब्लड जो है वो 14 ग्राम होना ज़रूरी है, 14 से 16 ग्राम उसमें पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। जी, तो आरबीसी काउंट भी हेमोसाइटोमेट्री के ज़रिए किया जा सकता है। डब्ल्यूबीसी काउंट जो है तकरीबन 4500 से 9000 तक नॉर्मल होता है, जबकि उसमें जो सेल्स डब्ल्यूबीसीज हैं उनके डिफरेंशियल के हवाले से तफसील से बता चुके हैं। और यहाँ पे जो प्लेटलेट काउंट है उसकी जो कम से कम 50 मिलियन और ज़्यादा से ज़्यादा 450 मिलियन तक उसकी नॉर्मल रेंज है। तो अगर 50 मिलियन से कम होगा तो हेमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिहाजा अपने टेस्ट वगैरह शेड्यूल से करवाते रहा करें, अपना ख्याल रखें और वीडियो पूरी देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।